हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 9th क्लास का जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने आपको देशांतर अक्षांश और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था। उसमें हमने देशांतर रेखाओं के बारे में भी चर्चा की थी और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी देखा था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली कक्षा को देख के नोट्स बना के उसको रिवीजन करके इस वीडियो को देखेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप उस वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, फिर से जाके आगे की इस वीडियो को, यानी पार्ट 2 है ये, यानी पहला हमने जो रिकॉर्ड किया था वो इसी टॉपिक का पार्ट 1 था और इसे ये पार्ट 2 है। इसमें हम देशांतरीय विस्तार और उससे आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। आगे हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं और उनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं हमारे लिए। तो देशांतर रेखाएं क्या होती है, आपने देखा था कि मैप पे जो चीज़ें थी, मैप पे जो आपने देखा था कि अगर ये पृथ्वी है तो इसके बीचों बीच से खींची जाने वाली लाइन जो है ये आपकी अक्षांशीय रेखा होती थी और इसके पैरेलल भी अन्य सारी अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती थी, जिसमें आपने 23.5 डिग्री देशांतर देखा था, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा, और आपने यहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांशीय रेखा देखा था। यानी पैरेलल रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। और हम बात कर रहे हैं कि देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। तो देशांतरीय रेखाएं लंबवत खींची जाती है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में ये लंबवत खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं। ये भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और सभी देशांतर रेखाएं मिलके, यानी दो विपरीत देशांतर रेखाएं मिलके एक बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। यानी ये कैसे करती हैं, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ये पृथ्वी है और आप ये देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर बीचों बीच से गुजर रही है, यानी इसे प्रधान या उत्तर भी कहते हैं। अब ये रेखा सामने वाली है और इसके अपोजिट रेखा, यानी कुल पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाती है जो 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी 360 डिग्री पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में 360 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है। और 360 डिग्री के कोण में अगर आप एक लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो इस लंबवत रेखा से इधर साइड में 180 डिग्री हो जाएगा और इस साइड में 180 डिग्री, तो ये कुल मिलाकर 360 डिग्री हो गई। तो जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, इसके अपोजिट वाली जो रेखा होगी वो 180 डिग्री की देशांतर रेखा होगी। तो दो अक्षांश रेखाएं, यानी एक सामने वाली और एक बैक साइड वाली, दोनों मिलके जो ये एंगल बनाते हैं, जो एक कोण बनाते हैं, ये एक बृहद वृत्त होता है, यानी एक वृत्त होता है। यानी सभी देशांतर रेखाएं मिलके बृहद वृत्त का निर्माण करती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं है। अक्षांश रेखाओं में केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही एक बृहद वृत्त का निर्माण करती है। तो आइए हम आगे देखते हैं इसमें कि देशांतर रेखाओं में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी जो बिल्कुल मध्य से खींची जाती है, उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं और इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं और ये बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं कि 82.5 डिग्री 30 मिनट के देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, यानी मानक समय रेखा माना गया है। यानी 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री में ये पूर्वी देशांतर रेखा है। आप बिल्कुल देखेंगे कि 0 डिग्री से अगर आप पूरब की ओर जा रहे हैं और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आपको इसमें डायरेक्शन मेंशन करना होगा कि आप पूरब जा रहे हैं या पश्चिम जा रहे हैं। अगर आपने केवल बोल दिया कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसका सबसे बड़ा ये प्रश्न आएगा कि आप 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर रेखा बोल रहे हैं या पश्चिमी देशांतर रेखा बोल रहे हैं। तो जो भारत का मानक समय, यानी भारत का जो 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट की देशांतर रेखा है, वो पूर्वी देशांतर रेखा है, क्योंकि 0 डिग्री से ईस्ट साइड में है और इधर की जो रेखा है ये पूर्वी रेखाएं हो जाएंगी। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। यानी भारत में जो समय आप देखते हैं ना कि पूरे भारत में हमारे यहाँ समय एक जैसे होता है, तो जो टाइम बताने का काम होता है इस मानक रेखा द्वारा निर्धारित किया गया है और ये मानक रेखा पूरे भारत में एक समान समय बताने में सहायक होती है। आगे हम देखते हैं कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में एक ही समय बनाए रखती है। यानी आप ये देखेंगे कि भारत में, आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए
सभी जगहों पे आपको एक ही जैसा टाइम जोन मिलेगा। यानी अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो या आप गुजरात में हो, ये दोनों अलग अलग किनारे हो गए, एक पश्चिमी किनारा एक पूर्वी किनारा। तो अगर आप इन दोनों किनारों पे भी जाते हैं तो आपकी घड़ी एकदम सेम टाइम बताती है। वो कारण क्या है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही है, जिसके कारण हमारी घड़ियां एक समय बताती हैं। आगे हम देखते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट की देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाता हूँ, छोटा सा। ये देखिए, अगर आप ये देख रहे थे देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, और जो भारत की हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देखा, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये मैं अलग से ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये चीजें आपकी 9th क्लास की नोटबुक में दी हुई हैं, और उसको एक्सप्लेन करना मेरा काम है, डिस्कस करना, ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपके लिए पूछा जाए तो वो चीजें आप वहां पे सॉल्व कर सके, यानी वो प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकें। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जब आप मैप पे देखेंगे ना, सारे मैप आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सा भी मैप आपको डाउट लगे आप डाउनलोड करिए, आप देशांतर रेखा का मैप डालेंगे, देशांतर रेखा का मैप आ जाएगा और आप उस पर देखिए। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा मेंशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कि आप अगर नॉर्थ में है तो कितनी डिग्री अक्षांश पे है, कितनी डिग्री किसी अक्षांश पे है तो किस साइड में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। देशांतर रेखाओं की बात करें तो आप किस देशांतर पे हैं, यानी पूर्वी देशांतर रेखाओं की तरफ हैं कि पश्चिमी देशांतर रेखाओं की तरफ हैं। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के ये प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर है। कुछ बुक में आपको नैनी भी मिलेगा कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो प्रयागराज के मिर्जापुर या नैनी से होकर ये गुजरती है। और ये देखिए 5 राज्य, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो ये रेखा है ये कुछ इस तरीके से है। मतलब ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ लिख के भी बता रहा था कि यहाँ से ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है, प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला हम देखते हैं इसमें क्या है कि 82.5 डिग्री 30 मिनट की जो देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्यों से, जो मैंने आपको मैप पे दिखाया कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या नैनी से होकर, यानी प्रयागराज के निकट मिर्जापुर या नैनी से होकर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। और आपकी बुक में 5 राज्यों के लिए एक लाइन दी गई है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका पता लगाएं। तो आप ये 5 राज्य याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने पूछा जाए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपको 1-2 राज्य दे देंगे, उनको आपको सॉल्व करना है, यानी टिक लगाना है। अब देखते हैं कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मैंने बताया कि भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। तो ये प्रश्न उठता है कि भारत का मानक यामोत्तर यानी भारत का टाइम जोन डिसाइड करने वाली रेखा क्यों माना जाता है, यानी भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री को ही क्यों माना जाता है। किसी दूसरी देशांतर रेखा को भी माना जा सकता था, 80 डिग्री मान लेते हैं, यानी जो भारत का देशांतरीय विस्तार है 67 से 90-70 डिग्री 25 मिनट के बीच का, उसमें से कोई भी एक मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशली 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक यामोत्तर माना गया, क्योंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, यानी जो आप ये भारत का गुजरात के कीवीथू से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो देशांतरीय विस्तार है, तो 82.5 डिग्री बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। पहला रीजन ये कि जिस भी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना जाएगा, वो भारत की उस देश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरनी चाहिए। तो 82.5 डिग्री इस मानदंड को पूरा करता है कि भारत के देशांतरीय विस्तार के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है। अब आगे आप देखिए इसमें कि अगला जो कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट
देशांतर रेखा के गुणांक यानी मल्टीप्लायर पे चुना गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये 82 डिग्री रेखा है, अगर आप यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लें तो अंतर्राष्ट्रीय नियम ये बनाया गया है कि हर टाइम जोन यानी जो मानक या उत्तर होगा वो हर 7.5 डिग्री के दूरी पर खींचा जाएगा, यानी 60 डिग्री 30 मिनट की दूरी पर खींचा जाएगा। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो इस 60 डिग्री 30 मिनट के देशांतर के गुणक को यानी मल्टीप्लायर को के नियम को लागू करता है। अगर आप देखेंगे तो 7.5 का मल्टीपल करते करते जाएंगे तो 7.5 के मल्टीपल में 82.5 डिग्री 30 मिनट का पूर्वी देशांतर रेखा आ जाएगा, जिससे ये है कि 82.5 डिग्री को ही पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। ये भी बाहर से चीजें नहीं लाई गई हैं, ये बिल्कुल आपके नोट्स में दिया हुआ है। आप ऐसा मत समझना कि चीजें बाहर से ऐड की गई हैं, बिल्कुल दिया गया है कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक या उत्तर क्यों माना जाता है। साफ सीधा वहां पे लिखा हुआ, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उसमें आपको कारण बताना है। पहला कारण आप ये बताएंगे कि पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के बिल्कुल मध्य यानी बीचों बीच से गुजरती है। दूसरी बात आप ये बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार मानक या उत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट के देशांतर के गुणांक यानी मल्टीप्लायर पर चुना जाता है। ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई। आगे हम देखते हैं कि भारत का मानक समय यानी भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको ही ग्रीनविच मीन टाइम या प्रधान या उत्तर के 0 डिग्री मीन टाइम को ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। जहां पे आप ये देखेंगे भी 0 डिग्री है तो 0 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 0 डिग्री से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब ये 5 घंटे 30 मिनट कैसे आगे है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ये चीजें आप इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और क्यों आगे है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए भारतीय मानक समय के कारण ही घड़ियां यानी 82.5 डिग्री मानक समय के कारण ही सभी जगह पे घड़ी एक समय समान समय बताती है। चाहे आप गुजरात चले जाओ, चाहे आप अरुणाचल चले जाओ, चाहे आप कश्मीर चले जाओ, चाहे आप तमिलनाडु चले जाओ, कहीं भी जाओ टाइम जोन एक ही रहेगा, क्योंकि भारत में एक ही टाइम रेखा है, एक ही टाइम जोन रेखा है, वो है पूर्वी देशांतर रेखा। अब आगे देखिए कि सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि गुजरात की तुलना में आंध्र प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। यानी आइए मैं फिर से आपको ये मैप दिखाता हूं। इस मैप पे देखिए कि जो यहाँ पे गुजरात का गुहार मोती था और जो अरुणाचल का कीबिथू था, इन दोनों के देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर है, यानी 30 डिग्री का अंतर है। यानी यहाँ पे जो देशांतरीय रेखा है और जो यहाँ पे 67 डिग्री कुछ मिनट के आसपास यहाँ पे है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट है। 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों के जो बीच का अंतर है लगभग 30 डिग्री का है। तो इस कारण गुजरात में पहले पूरे पूर्वी हिस्से में यानी अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय होता है और इसके 2 घंटे के बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। अब ये भी कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ पे ये चीज आपने देख ली कि गुजरात की तुलना में आंध्र प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है। अब आगे देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी पूरे 24 घंटे में जो पृथ्वी हमारी पूरे एक चक्कर लगाती है और पूरे एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी पूरे एक चक्कर पृथ्वी को घूमने में 360 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी एक चक्कर घूम रही है तो पूरा 360 डिग्री घूम रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूम रही है, 360 डिग्री। अब आप ये देखिए कि एक घंटे में पृथ्वी कितनी घूम रही है,
एक घंटे में पृथ्वी कितनी घूमेगी, तो एक घंटा निकालने के लिए आप 360 को 24 से डिवाइड करेंगे। तो 24 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 से करते हैं तो ये 4, ये 6 और ये 60, और फिर 6 से इसको करेंगे, सॉरी ये 4 आएगा, 6 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। फिर से इसको 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी एक घंटे में पृथ्वी घूमेगी 15 डिग्री। अब एक घंटे में ये 15 डिग्री घूम रही है तो एक घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। एक घंटे बराबर 60 मिनट। तो आप ये देखिए कि 60 मिनट में पृथ्वी घूम रही है 15 डिग्री। अब ये हमें निकालना है कि 1 डिग्री घूमने में ये कितने टाइम लगाएगी। तो 1 डिग्री घूमने में आप 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मिनट, यानी 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अब ये बताइए कि जो मैंने आपको कहा कि सूर्योदय और सूर्यास्त होने में 2 घंटे का समय, यानी जब गुजरात की तुलना में आंध्र प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है, रीजन क्या है, 2 घंटे पहले होता है। तो अब आप ये देखिए कि जब मैंने आपको ये बताया कि 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो अगर आप यहाँ मैप पे आते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि ये लगभग 30 डिग्री के बीच का इनका अंतर है, 30 डिग्री की इनके बीच का देशांतरीय अंतर है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगा रही है, 4 मिनट का समय लग रहा है। तो ये बताइए कि 30 डिग्री लगभग घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो 30 को आप 4 से मल्टीपल करेंगे तो 120 मिनट। तो 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो यही 2 घंटे है जो आपको सूर्योदय और सूर्यास्त होने में इतना टाइम लगता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद गुजरात में सूर्योदय दिखाई देता है, यानी सूर्योदय होता है। रीजन यही है कि देशांतरीय विस्तार का 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के अंतर होने के कारण 1 डिग्री देशांतरीय विस्तार की दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 मिनट की देशांतरीय दूरी को तय करने में पूरे 120 मिनट का समय लगेगा, लगभग 120 मिनट का समय लगता है। और इस 120 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करते हैं तो ये आपका 2 घंटे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कि कितना टाइम लगता है सारी चीज़ें। अब आप आगे आप देखिए कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है। आपने ये देख लिया ना कि देशांतरीय प्रभाव तो आपने देख लिया कि 0 डिग्री से, पहले मैं आपको देशांतरीय विस्तार ही बताता हूं कि देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, यानी जो देशांतरीय विस्तार है हमारा पूरब से पश्चिम, उसके विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है। अब आप देखिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जिसे आप कहते हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से अगर आप पूरब की ओर जाते हैं, याद रखिए कि 0 डिग्री से जब आप पूरब की ओर जाते हैं तो टाइम जोन में वृद्धि होती है, यानी टाइम जोन इंक्रीज करता है, टाइम जोन में वृद्धि होती है। लेकिन जब आप 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो टाइम जोन में यानी टाइम में कमी आती है, यानी प्लस माइनस से आप याद रखना कि 0 डिग्री से पूरब, 0 डिग्री से जब आप पूर्व दिशा में जाते हो तो टाइम में वृद्धि होती है, 0 डिग्री से जब आप पश्चिम दिशा की ओर आते हैं तो टाइम में कमी होती है। अब ये कैसे होती है, यानी 0 डिग्री से भारत की जो देशांतर रेखा है कितनी है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के और 0 डिग्री के बीच में 5.5 घंटे का समय मैं बताया था कि अंतर है, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। तो कैसे है, यहाँ से यहाँ आने में 82.5 डिग्री, तो आप ये देखिए कि 1 डिग्री को कंप्लीट करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो 82.5 डिग्री को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, आप इसका गुणा करेंगे तो ये कुल मिला के आपके 5.5 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो देशांतरीय विस्तार का मतलब यही हुआ, प्रभाव यही हुआ कि देशांतरीय विस्तार से टाइम जोन में वृद्धि, यानी पूर्व की ओर वृद्धि और पश्चिम की ओर कमी आती है।
अब आप देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देखिए कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार आप जानते हैं कि पैरेलल 0 डिग्री के पैरेलल होती है, यानी 0 डिग्री की जो पैरेलल रेखाएं होती हैं ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो अक्षांशीय रेखाओं से पोल की, यानी ध्रुव से पोल, ये देखिए ये इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये जो यहाँ पे जो बिंदु, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, यानी पोल बोलते हैं। तो अक्षांश रेखाओं से, यानी भूमध्य रेखा से पोल की ओर जाने पे तापमान में कमी आती है। पहला रीजन लिखिए कि तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी का कारण क्या है? जब आप 0 डिग्री से ध्रुव की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। तो कमी का कारण यही है कि सूर्य 23.5 डिग्री देशांतर रेखा उत्तर और 23.5 डिग्री देशांतर रेखा नॉर्थ के दक्षिण के बीच ही लंबवत होता है। यानी सूर्य इन 23.5 डिग्री देशांतर रेखाओं के आगे लंबवत नहीं होता है, यानी पैरेलल एकदम परपेंडिकुलर नहीं होता है, इनके बीच में ही रहता है। तो इन सूर्य के तिरछापन होने के कारण, यानी सूर्य की किरणें अगर यहाँ पे जाती हैं, यहाँ अगर सूर्य मान लीजिए ऐसे गति कर रहा है, तो सूर्य ऐसे गति कर रहा है तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से आगे ये लंबवत नहीं पड़ता है, ये यानी ये तिरछा होता है आगे, यानी 23.5 डिग्री से आगे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये तिरछी होती जाती हैं। और तिरछे होने के कारण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे कहते हैं, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस में वृद्धि होती जा रही है, यानी सूर्य के तिरछेपन में वृद्धि होती जा रही है। और सूर्य के तिरछेपन में वृद्धि होगी, यानी मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, और सूर्य के तिरछेपन में वृद्धि होती है, तो आप ये देखते हैं कि इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। और तिरछेपन होने के कारण तापमान उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिससे तापमान में कमी आती है। तो पहला ये है कि तापमान में कमी आती है। और भी इसमें और चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि तापमान में कमी के साथ साथ आप ये देखते हैं कि सूर्य की मात्रा में भी कमी होती है, जिससे तापमान में कमी होती है। ऊंचाई में वृद्धि होती है, यानी अक्षांशीय वृद्धि के साथ साथ ऊंचाई में भी वृद्धि होती है, जिससे तापमान में भी कमी होती है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे कि देशांतरीय विस्तार का क्या है प्रभाव है, अक्षांशीय विस्तार का क्या प्रभाव है। और आगे हम देखते हैं इसमें अगला, आगे जो हमारा है कि भारत और विश्व, यानी भारत को विश्व के साथ तुलना करके देखेंगे। जो आपकी किताब में ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि भारत और विश्व, यानी भारतीय भूभाग कहाँ पे स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। मैंने आपको जब मैप दिखाया था तो मैं बताया था कि भारत, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये मैप मैंने आपको दिखाया था, तो भारत का जो ये क्षेत्र है, यहाँ से कुल ये क्षेत्र, यानी ये सारे क्षेत्र एशिया में आते हैं। तो भारत कहाँ पे है? एशिया में। एशिया में भी दक्षिणी हिस्से में है, यानी भारत का जो विस्तार है, भौतिक विस्तार, ये दक्षिणी एशिया में है। यानी ये एशिया हो गया और एशिया का ये दक्षिणी एशिया हो गया, यानी यहाँ तक के क्षेत्र ये एशिया में ही आते हैं। तो ये दक्षिणी एशिया हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। समझ गए आप इस चीज़ को? अब आप देखिए, भारत क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कुल एरिया के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में, यानी भारत का क्षेत्रफल 7वें नंबर पे है। और भारत से 6 और भी बड़े देश हैं। वो कौन कौन से हैं? हम ये देखते हैं कि सबसे बड़े रूस, यानी रूस जो है ना, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है विश्व में। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा देश रूस है, जिसका क्षेत्रफल सभी देशों से सबसे अधिक है। जो दूसरे नंबर पे वो है कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद भारत आता है 7वें नंबर पर। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व के 7वें स्थान पर है। और यहाँ पे एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत, जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का
दूसरे स्थान पर है, विश्व का दूसरा स्थान हासिल करता है, यानी दूसरे स्थान पे है। अभी जो हालिया सर्वे आते हैं उनमें डेटा बदल सकता है। एक और सर्वे आया था जिसमें ये दिखाया गया था कि हमारी जो जनसंख्या है वो चाइना से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये आधिकारिक डेटा नहीं था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा था। तो भारत का जब सर्वे होता है तो सारे जगहों से डाटा इकट्ठा करके उनका एक सूची बनाई जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि क्या जनसंख्या है क्या नहीं। तो अभी हमारे यहाँ सर्वे चल रहा है, जनसंख्या सेंसस चल रहा है। तो ये चीज़ें जब नई डेटा आ जाएंगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी ये ध्यान में रखिए कि भारत क्षेत्रफल के आधार पे 7वें नंबर पे है, और सबसे बड़े वाले जो इनसे बड़े जो देश हैं बड़े, वो आपके ये हैं, यहाँ पे जो मैंने लिख रखे हैं 6। और जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा स्थान पर है, पहला चीन है। आगे देखते हैं इसमें अन्य चीज़ें क्या है कि भारत के पड़ोसी देश, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे भी पड़ोसी होते हैं आसपास के, जिनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं। वैसे भी भारत के पड़ोसी हैं, कुछ राज्यों से उनके देशों से उनके संबंध अच्छे हैं, कुछ देशों से संबंध खराब है, जैसे पाकिस्तान है। कभी कभी नेपाल भी कहता है कि राम मंदिर नेपाल में है। तो ऐसी चीज़ें बयानबाजी चलते रहती हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें टॉपिक पे देना है कि भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देशों को याद करने का सबसे साधारण तरीका है मैप देख लो, याद करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने मैप देख लिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब आप देखिए, ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। एक सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ। ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम में कौन सा है भारत का पड़ोसी? भारत का पड़ोसी पश्चिम में पाकिस्तान है। आप मैप पे देख सकते हैं इस चीज को कि ये रहा भारत का पश्चिमी क्षेत्र। क्या है? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी विस्तार यानी पश्चिमी, और ये पूर्वी क्षेत्र हो गया यानी पूर्व में, और ये आपका उत्तर, और ये आपका हो गया नीचे जो है ये दक्षिण। तो अब देखिए कि भारत के पड़ोसी राज्य देश, पश्चिम में पाकिस्तान है। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से गुजरात से लेके ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है हमारी लद्दाख तक। यानी भारत के ये इस किनारे पे पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश। पाकिस्तान से ऊपर अब जाएंगे तो थोड़ा सा एरिया बाउंड्री हमारी लगती है अफगानिस्तान के साथ, लगभग 105 किलोमीटर की। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा, थोड़ा सा 105 किलोमीटर का हिस्सा अफगानिस्तान से भी लगता है। तो अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी राज्य हो गया। और ऊपर साइड में ये आपका ऊपर वाला जो पूरा ये एरिया है, देखिए यहाँ तक ये चीन का है, यानी चाइना हो गया। एक देश है भूटान, जो यहाँ चाइना और भारत के बीच में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे है नेपाल, नेपाल भारत का पड़ोसी हो गया। ये देखिए बीच में पश्चिम बंगाल और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में जो एक खाली स्थान है, जिसमें आप बांग्लादेश देख सकते हैं, तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है। उसके बाद देखिए अब पूर्व में जब आप आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक का क्षेत्र, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश लगता है। म्यांमार यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान पश्चिम में है, और उत्तर पश्चिम में ही आप देखेंगे अफगानिस्तान है। उत्तर में आपका कौन सा है? चाइना है, नेपाल भी है। उसके बाद देखेंगे भूटान है। उसके बाद देखेंगे पूर्व में जो हमारा है ये म्यांमार है, और फिर से मध्य वाले यानी भारत के और पूर्वी राज्यों के मध्य में जो है वो बांग्लादेश है। और देखिए समुद्री सीमा में स्थित, समुद्री क्षेत्रों में स्थित श्रीलंका, और यहाँ पे आपको मालदीव मिलेगा, यानी लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पे मालदीव मिलेगा, जो हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी देश हैं। तो यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई थी कि पड़ोसी देश राज्य कौन कौन से हैं, ये चीज़ें। तो भारत के पड़ोसी आप नोट रखेंगे, नोट कर लेंगे कौन सा है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश।
उसके बाद श्रीलंका और फिर मालदीव, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका और मालदीव समुद्री क्षेत्रों में हमसे सीमा साझा करते हैं, और बाकी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये मेनलैंड यानी भारत के मुख्य भूमि से अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब देखिए इसमें श्रीलंका और मालदीव। अब श्रीलंका हमारे साथ, आपने मैप पे ये देखा कि श्रीलंका भारत के साथ इस समुद्री क्षेत्र की जो इसकी स्थिति है, आप दक्षिणी इलाकों में देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बीच में ना पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है, यानी पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से भारत, श्रीलंका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पाक जल संधि, जल संधि क्या होती है? जल संधि आपके बुक में क्वेश्चन भी है कि जल संधि क्या होती है। तो जल संधि आप ये समझिए कि दो मेन लैंड को अलग करती है, यानी दो मेन लैंड को अलग करके दो वाटर बॉडी को जोड़ने का काम करती है, जिसे आप स्टेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो जल संधि क्या होगी? दो जल क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगी, यानी पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ रही है, और दो मुख्य भूमि यानी दो लैंड एरिया को अलग कर रही है, जिसमें यहाँ पे भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका, इन दोनों को अलग करने का काम करती है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको ये चीजें लिखवा दूंगा कि जल संधि क्या होती हैं, और आगे हम इसमें देखते हैं कि अब कौन सी चीजें बच रही हैं। इसमें हमने देख लिया कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो हो गए। अब आगे इसमें देखिए कि कुछ भारत का संपर्क, यानी बहुत पहले जब इतिहास काल में, जब यानी जो हमारा पाषाण काल, ये उसके बाद ऋण वैदिक काल, उसके बाद मध्य, आप देखेंगे अशोक का टाइम काल, गौतम बुद्ध का टाइम काल, तो टाइम पीरियड, तो उस समय हमारा संबंध, भारत का संबंध ईस्ट, पूर्वी, मतलब आप देखेंगे कि पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से महासागरीय मार्ग से होता था। और उस समय कुछ देश ऐसे भी थे, यानी एशिया, यूरोप, स्थल मार्ग द्वारा भी सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहा है। अब देखिए स्वेज नहर, यानी स्वेज नहर क्या है, मैं आपको इसको भी मैप पे दिखा देता हूँ कि स्वेज नहर के नहीं बनने के कारण, यानी देखिए भारत का संबंध पूर्वी एशिया, ये पूर्वी एशिया हो गया, ये मध्य एशिया हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये यूरोप का क्षेत्र हो गया, इन सारे संबंध देशों से समुद्री मार्ग से जुड़ा था। तो ये बताइए जो हमारे देश में अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश आए थे, वो ब्रिटेन यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो ये बताइए कि यहाँ इस रास्ते में यहाँ पे स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है, कृत्रिम नाला है, जो जो 1869 में उसे खोला गया था, यानी 1869 में वहाँ से आवागमन शुरू हुआ। यानी यहाँ से भारत को अगर मान लीजिए ब्रिटेन जाना होता था, तो पहले भारत से लोग यहाँ से पूरा ये अफ्रीका का एक चक्कर लगा के तब यहाँ जाते थे समुद्री मार्ग से। लेकिन स्वेज नहर यहाँ पे ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर को जोड़ने का काम करती है, जो मिस्र के काहिरा प्रायद्वीप के किनारे से होकर गुजरती है। यानी मिस्र के कैपिटल भी काहिरा है, या कायरो भी कई जगह मिलता है। तो भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर हो गया, यहाँ पे रेड सी यानी लाल सागर हो गया। तो जो स्वेज नहर है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। तो जब ये नहर बन गई, यानी ये नाला पास एक बन गया, तो भारत की अन्य देशों के साथ जो दूरी है वो कम हो गई। कैसे कम हो गई? पहले हम ये वाला मार्ग लेके आते थे, लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई यूरोप के साथ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आके सीधे लाल सी होते हुए मध्य मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में आ जाते हैं, जिससे हमारा डिस्टेंस यूरोप के साथ 7000 किलोमीटर कम हो गया। तो यही चीज़ें थी स्वेज नहर। अब आगे मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें बच रही हैं। स्वेज नहर आप देखें 1869 में खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब देखिए, अब इसमें आपने देखा कि भारत पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, भारत चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत चाइना और सभी देशों के बीच में, यानी जिनके साथ भी सीमा साझा करता है, उनके बीच में एक काल्पनिक रेखा है, जो वास्तव में कहीं नहीं खींची गई है, बस वो विभाजन के लिए या अध्ययन की सुविधा के लिए खींची गई एक बाउंड्री है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक रेखा मानी जाती है कि ये भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री मानी जाएगी, उस रेखा का क्या नाम है? इससे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये आपकी बुक में भी मेंशन है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री लाइन है, उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। आप ये याद रखेंगे
कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, वो है रेड क्लिफ रेखा। और ऐसे ही भारत और चाइना के बीच में जो एक बॉर्डर लाइन है यानी जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये दोनों में से कोई एक प्रश्न हर एक साल या दूसरे साल के गैप में आपके प्रश्न में 10th में भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल 9th का मटेरियल है तो 9th का, लेकिन इससे प्रश्न 10th में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना और देखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 9th क्लास सही से पढ़ा तो 10th क्लास आपके लिए थोड़े से, मतलब थोड़े नहीं, काफ़ी हद तक वो आपके लिए आसान हो जाता है। चीज़ें रिपीटिंग होती हैं यानी रिपीट होती हैं बार बार कुछ चीज़ें वहाँ पे, तो बार बार वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा आपको अगर आपने एक बार सही से पढ़ लिया। तो आपने ये देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। ये दो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें यानी हल करने के दिशा में रहें। अब देखिए आपके बुक में एक सार्क नाम का ऑर्गेनाइजेशन की जिक्र किया गया है। सार्क क्या है? सार्क सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी भारत की स्थिति एशिया में दक्षिण हिस्से में है, तो दक्षिण के कुछ देशों ने मिलकर भारत और उसके अन्य 6 देश पड़ोसी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया कि हम एक संगठन बनाते हैं जिसका हम नाम दे रहे हैं सार्क यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और ये संगठन एक साथ मिलके इन सारे यानी जो 6 देश और उसके भारत के साथ मिलके सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, एजुकेशन तथा अन्य क्षेत्रों में ये सहयोग एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो ये जो संगठन बना इसमें है भारत और इसके 6 पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। यानी इसमें म्यांमार और चाइना नहीं है। आप सार्क में ये देख रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश तो म्यांमार और चाइना भी हैं, लेकिन जो सार्क नाम का संगठन बनाया गया उसमें भारत के केवल 6 ही पड़ोसी देश को शामिल किया गया, जिसमें आपका जिसमें चाइना और म्यांमार शामिल नहीं है। बाकी जो शामिल है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इस संगठन को बनाया गया 1985 में, 1985 में ये संगठन बना था। और इस संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल में। इस संगठन की जो बैठक होती है समय समय पर होती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से ये संगठन निष्क्रिय हुआ है। आपके बुक में है, तो बुक में आपको इतनी ही चीज़ें जाननी है कि सार्क क्या है, सार्क का मतलब क्या हुआ और उसके कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर हैं। यानी इसमें अफगानिस्तान भी है, लेकिन अफगानिस्तान फाउंडिंग मेंबर में नहीं था, बाद में वो ऐड हुआ। तो अभी फिलहाल इन 6 देशों ने, केवल ये कह रहा है कि किन देशों ने इन संगठन को बनाया। तो भारत के साथ उसके 6 पड़ोसी देश। अब इस 6 पड़ोसी देश में चाइना और म्यांमार नहीं है, तो आप ये याद रखेंगे श्रीलंका, मालदीव हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। आगे देखते हैं क्या चीज़ और बच रही है हमारे। अब देखिए बिहार की बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं तो बिहार से भी प्रश्न आने हैं, यानी आपके बुक में बिहार से भी संबंधित कुछ प्रश्न देते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव यानी कुछ लिखने वाले प्रश्न भी होते हैं। तो उन प्रश्नों को तैयार करने के लिए आपके बिहार बुक की जो SCERT या भारतीय भवन की किताबें हैं उसमें बिहार के बारे में कुछ पॉइंट को मेंशन किया गया यानी कुछ पॉइंट को डाला गया है। तो उस पॉइंट को याद रखना और आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार स्पेशल यानी बिहार बोर्ड का एग्जाम है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार से प्रश्न एक आध प्रश्न आ सकते हैं, यानी एक प्रश्न आपको या उससे ज़्यादा प्रश्न मिल सकता है। तो जो किताब में जो बातें दी गई हैं उन चीज़ों को आपको तैयार करना इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपसे न छूटे। अब देखिए बिहार में 2 चीज़ों को इम्पोर्टेंट आपके बुक में दिया है कि बोधगया। बोधगया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? आपने बोधगया सुना होगा ना, गया गौतम बुद्ध का जो जहाँ पे निर्वाण है, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और भी वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। तो बोधगया बिहार के गया जिले में है। पहली बात जो आपको याद रखनी है, बिहार के गया जिले में है। गया जिले में, बिहार के गया जिले में है। ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है।
महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल है। यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 2-3 बातें हैं जो आप याद रखेंगे। यानी महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 3 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है कि गया, बोध गया कहाँ पे है? गया जिले में है। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में एक लाइन बस याद रखिए कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। अब बिहार का शोक इसे क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। इससे पहले ये जानिए कि ये नदी नेपाल से निकलती है। नेपाल से, इसकी उत्पत्ति नेपाल में है। नेपाल से निकलती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहने का मतलब यही एक रीजन हो गया कि ये नदी बहुत ही ज़्यादा मार्ग बदलने, यानी ये नदी में पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि ये अपना रास्ता बदल लेती है और हर साल बिहार के दक्षिणी इलाके यानी जो नेपाल से सटे हुए राज्य हैं उनमें बाढ़ का कारण बनती है, जिसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई जो बिहार से रिलेटेड है और बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा ताकि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकें। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करिएगा अपने नोट्स में और उसमें उसे रिवीजन करते रहिएगा। तो 9th क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक था ज्योग्राफी का, ये ख़त्म होता है। अब इसमें बचता है हमारे जितने भी किताबें हैं उनसे संबंधित प्रश्न। तो जो उनके प्रश्न हैं वो एक वीडियो में मैं लेके आऊँगा और उसमें आपके ज्योग्राफी के पहले टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट प्रश्न हैं, जो लॉन्ग फॉर्मेट वाले प्रश्न हैं, लिखने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, उससे पहले आप अगले वीडियो में यानी 9th क्लास के क्वेश्चन आंसर वाले लेक्चर में आने से पहले 2 वीडियो हो गए हैं। ये वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी ही। और जो पहला वीडियो है उसको आप देख के आना, पहला और दूसरा, और रिवीजन अच्छे से करके आना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप समझ सको और आपकी एक समझ विकसित हो ताकि आप प्रश्न को, देखिए प्रश्न आपको रटवाने वाली चीज़ नहीं है। मेरा काम था टॉपिक वाइज आपको जानकारी देना। मैंने आपको टॉपिक वाइज सारी जानकारी दे दी और अब आपका काम है कि प्रश्नों को हल करना। एक एक प्रश्न को लिखवाने से बेहतर है कि आपको एक पैटर्न बताया जाए, एक तरीका बताया जाए कि सारे प्रश्नों को कैसे, किसी भी प्रश्न को कैसे देखना है, कैसे उनको लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन शब्दों को लिखना है, किस तरह के प्रश्नों में क्या ध्यान रखना है। यानी जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, कितने शब्दों में लिखना है, ये सब क्वेश्चन आंसर वाले डिस्कशन में मैं आपको बताऊँगा। और क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9th में है, 10th में है तो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आप जरूर देखें। आज इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं जल्द। थैंक यू।